आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 1 की उपधारा 1 कहती है कि इस अधिनियम का नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहकर पुकारा जाएगा। धारा 1 की उपधारा 2। धारा 1 की उपधारा 2 में सिविल प्रक्रिया संहिता के लागू होने की तारीख दी गई है। धारा 1 की उपधारा 2 कहती है कि यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, यानी कि यह 1909 की प्रथम जनवरी को लागू किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब हम सिविल प्रक्रिया संहिता का टाइटल देखते हैं तो उसमें सन दिया हुआ है 1908 और धारा 1 की उपधारा 2 में सन दिया गया है 1909। तो इसका मतलब यह है कि 1909 को इसे लागू किया गया और 1908 में यह बनकर तैयार हो गई। तो 1908 में यह बनकर तैयार हो गई, यह कैसे पता चलता है? तो जब हम अपनी बेयर एक्ट के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है 21 मार्च 1908। इसका मतलब यह हुआ कि यह 21 मार्च 1908 को बनकर तैयार हो गया था और 1 जनवरी 1909 से सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू किया गया। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने में यह 2 तारीखों का बहुत महत्व होता है, किस दिन एक्ट बनकर तैयार हुआ और किस दिन इसको लागू किया गया। अब आता है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की उपधारा 3। यह इसके विस्तार की बात करती है। उपधारा 3 का पॉइंट कहता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य और खा कहता है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड तथा जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। लेकिन जब हमारे संविधान के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तब से यह जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य पर भी यह लागू है। इसके बाद जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो लिखा है, परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपांतरणों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संबंधित राज्य सरकार यानी कि नागालैंड राज्य से संबंधित सरकार या जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना क्या होती है? सूचना देना। राजपत्र के द्वारा सूचना दी जाती है, उसे अधिसूचना कहा जाता है। तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का, या तो इस संहिता के कुछ उपबंधों का या उनमें से किसी एक का विस्तार यानी कि उसको उस राज्य क्षेत्र में लागू करना यथास्थिति वैसे के वैसा ही संपूर्ण नागालैंड राज्य पर या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उसके किसी भाग पर, या तो संपूर्ण नागालैंड राज्य पर कर सकेगी या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों पर या उसके किसी एक भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपांतरणों सहित। यानी कि ऐसे अनुपूरक यानी किसी कमी को पूरा करने के लिए, अनुषांगिक यानी जहां पर पहले सोचा नहीं था लागू करने का फिर भी लागू कर दिया गया, और परिणामिक उपांतरणों सहित यानी कि उन कारणों से या उन परिणामों के स्वरूप कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, बताए जाएं। तो इसका यह मतलब हुआ। इसके बाद आता है इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखा है, इस खंड में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इस स्पष्टीकरण में यह बताया गया है
है कि जनजाति क्षेत्र का क्या मतलब है। जो हमने ऊपर जनजाति क्षेत्र शब्द पढ़ा, तो उस जनजाति क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो उसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो जो असम के जनजाति क्षेत्र थे, उन्हीं को सिविल प्रक्रिया संहिता में जनजाति क्षेत्रों के रूप में माना गया और उन पर सिविल प्रक्रिया का प्रभाव वहां की सरकार के निर्णय के अनुसार पड़ेगा। अब इसके बाद आता है धारा 1 की उपधारा 4। अमीन दीवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम अभिकरणों और लक्षद्वीप एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में। तो इसे हम समझते हैं, ये क्या है। अमनदीवी द्वीप समूह लक्षद्वीप का ही एक द्वीप समूह है और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश के जिले हैं। और विशाखापत्तनम अभिकरण मतलब है कि विशाखापत्तनम की एजेंसियां शब्द का उपयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता है और अभिकरण मुख्यतः सिविल मामलों से संबंधित होते हैं। और लक्षद्वीप एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में, और लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में, तो इन सभी के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह, अभिकरणों या ऐसे संघराज्य क्षेत्रों में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियम के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर वहाँ पर कोई नियम या विनियम पहले से लागू है तो उस नियम पर सिविल प्रक्रिया संहिता का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि वह नियम या विनियम भी वैसे के वैसे लागू रहेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता भी उस राज्य क्षेत्र पर या उस द्वीप समूह पर लागू हो जाएगी। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1, जिसमें हमने देखा सिविल प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ यानी यह बनकर कब तैयार हुआ और लागू कब किया गया, और इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों पर है। तो हमने आज देखा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। दूसरा हमने देखा प्रारंभ, यह 21 मार्च 1908 को बनकर तैयार हुआ और 1 जनवरी 1909 से लागू है। इसके बाद हमने देखा इसका विस्तार, तो इसका विस्तार नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब यह जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है और नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है। नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों की सरकारें सिविल प्रक्रिया संहिता को या तो पूरे के पूरे रूप में या उसके किसी भाग को अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपांतरणों सहित लागू कर सकेगी। धन्यवाद।